हेलो फ्रेंड्स आप सबको मालूम है कि हमारा सीए फाउंडेशन का अकाउंटिंग का रिवीजन सीरीज चल रहा है, राइट? और उसका आज मैं आपको डेप्रिसिएशन टॉपिक का पूरा रिवीजन करवाने वाला हूं। तो हम लोग ट्राई करेंगे बेटा कि 1.5 आवर में, राइट, मैं आपको कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा, राइट? सारे मेथड्स, कौन सा मेथड कब यूज करेंगे, राइट, उसका फॉर्मूला, जर्नल एंट्रीज देखेंगे, ठीक है? मेथड अगर चेंज हो रहा है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे, एस्टिमेट चेंज हो रहा है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे, अगर रिवैल्यूएशन हो रहा है तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना, ये सारा हम लोग 1.5 आवर में आज कंप्लीट करेंगे, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेटा हमने स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन टॉपिक, राइट? और हम लोग बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 फॉलो कर रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेटा, उसके अंदर दो एरियाज कवर्ड है। एक तो फिक्स असेट्स पूरा कवर्ड है बेटा, और उसके सेकेंड पार्ट में डेप्रिसिएशन कवर्ड है। तो जो भी कंसेप्ट प्रिंसिपल्स हमने ये चैप्टर में देखे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से है बेटा, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन देखना, इट इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो बहुत सिंपल है बेटा कि जो असेट की कॉस्ट होती है उसको हम उसकी लाइफ में अलोकेट कर देते हैं, राइट? मान लो 1 लाख असेट की कॉस्ट है और लाइफ अगर 10 ईयर्स है बेटा, तो 1 लाख को हम 10 साल में डिवाइड कर देते हैं। एवरी ईयर वाला जो अमाउंट आता है दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन, राइट? और ये एक्सपेंसेस है, हमको मालूम है, हाँ? और ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है बेटा, ये भी आपको याद रखना है, राइट? तो मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, नोट डालकर, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, राइट? यानी ऐसा एक्सपेंस बेटा कि जो खर्चा तो है लेकिन हमको किसी को पे नहीं करना है, राइट? सेकेंड डेफिनेशन देखना बेटा, इट इज रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल असेट, राइट? जो असेट की बुक वैल्यू है बेटा वो कम हो रही है डेप्रिसिएशन के वजह से, है ना? तो रीजंस क्या है बेटा बुक वैल्यू कम होने के? तो पासिंग ऑफ टाइम, मतलब जब टाइम पास हो रहा है, हाँ? वेर एंड टेयर, मतलब घिसाई हो रही है। मैंने आपको टायर का एग्जांपल दिया था, टायर रोड से घिसता है बेटा बहुत ज्यादा चलने पर, उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऑब्सोलेसेंस यानी आउटडेटेड होना बेटा, फैशन चली जाना, हाँ? चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज होगी बेटा तो जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, हाँ? अब कोई रीजन के वजह से अगर मार्केट वैल्यू कम हो रही है, जैसा अभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत से असेट्स की, लैंड की मार्केट वैल्यू कम हो गई है बेटा, हाँ? तो मार्केट वैल्यू कम होना, डिप्लीशन होना। डिप्लीशन का मतलब होता है बेटा जनरली जो वेस्टिंग असेट्स होते हैं ना, ऑयल वेल हो गया, कोल माइन हो गया, उसमें से जब हम लोग ऑयल निकाल लेते हैं ना तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, उसको डिप्लीट होना बोलते हैं, ठीक है? तो ये सारे रीजंस है जिसके वजह से डेप्रिसिएशन होता है। आपको ये रीजंस भी याद रखना है बेटा, इस पर ट्रू और फॉल्स वो पूछ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हाँ? हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, राइट? तो पहला बेटा, फॉर ट्रू एंड फेयर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हम डेप्रिसिएशन को बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं, ये सबको मालूम है, हाँ? तो जब डेप्रिसिएशन पीएनएल को डेबिट होगा और करेक्ट अमाउंट अगर डेप्रिसिएशन का पीएनएल को डेबिट होगा तो हमारा प्रॉफिट या लॉस करेक्ट आएगा, ठीक है? तो पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा बेटा, अच्छा, डेप्रिसिएशन हम लोग बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं, है ना? या तो देखो बेटा बैलेंस शीट के अंदर या तो बेटा प्लांट है मान लो, तो प्लांट में से मैं डेप्रिसिएशन लेस करूंगा, हाँ? और आपको याद होगा बेटा हमने देखा था जर्नल एंट्रीज के टाइम पर कि प्लांट की वैल्यू डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल देंगे बिना डेप्रिसिएशन माइनस किए, और वो डेप्रिसिएशन कहां पे जाएगा बेटा? लाइबिलिटी साइड जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आपको याद रखना है बेटा, हाँ? तो ये दो तरीके से डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है। या तो मैं प्लांट में से माइनस करूंगा, या तो मैं प्लांट में से माइनस नहीं करूंगा लेकिन उसको लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करूंगा, राइट? दो तरीके है बेटा, हाँ? दोनों ही तरीके में
अगर मैं डेप्रिसिएशन अगर करेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं बेटा, तो मेरा बैलेंस शीट से जो फाइनेंशियल पोजीशन मुझे दिखेगा वो करेक्ट दिखेगा, राइट। थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड ऑब्जेक्टिव है बेटा, जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो वो पैसा हम जमा करते हैं बेटा, क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, मैंने बताया अभी आपको। तो डेप्रिसिएशन का पैसा कंपनी के बाहर नहीं जाता है, वो कंपनी के अंदर ही रहता है बेटा। इसका मतलब एवरी ईयर कंपनी क्या कर रही है, पैसा जमा कर रही है, जिससे कि असेट की लाइफ खत्म होने के बाद वो सारा पैसा जमा करके हम नया असेट खरीद सके, ठीक है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है बेटा, फॉर फाइंडिंग ट्रू और करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉस्ट फाइंड करते हैं, तो उसमें बेटा डायरेक्ट कॉस्ट भी ऐड होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी ऐड होता है, राइट। और डेप्रिसिएशन इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। और डेप्रिसिएशन जब तक हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे ना, प्रोडक्ट का करेक्ट कॉस्ट नहीं मिलने वाला है, राइट। तो प्रोडक्ट की करेक्ट कॉस्ट फाइंड करना है तो भी हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है। तो ये चार ऑब्जेक्टिव बेटा, वापस से पहला ऑब्जेक्टिव ट्रू प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है, दूसरा ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करनी है बैलेंस शीट से, थर्ड फंड एक्यूमुलेट करना है, जमा करना है असेट को रिप्लेस करने के लिए, और फोर्थ प्रोडक्ट की करेक्ट कॉस्ट हमको फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर मैंने आपको एक नोट लिखाया था, डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द असेट इज अवेलेबल फॉर यूज, है ना। जब असेट मेरे पास रेडी टू यूज है, वहां से मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद बेटा कंडीशन फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, हाँ, यानी कौन से असेट पे डेप्रिसिएशन होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले बेटा कि वो डेप्रिसिएबल असेट होना चाहिए, पहली कंडीशन क्या है, इट शुड बी अ डेप्रिसिएबल असेट। अब डेप्रिसिएबल असेट क्या होता है बेटा, ये ऐसा असेट है जिसको मैंने हेल्ड किया हुआ है, हाँ, ऐसा असेट जिसको मैंने हेल्ड किया है। क्यों हेल्ड किया है, या तो प्रोडक्शन के लिए हेल्ड किया है यानी प्लांट एंड मशीनरी, या तो सप्लाई के लिए हेल्ड किया हुआ है ना, ट्रक लॉरी, या तो किसी को रेंट पे देने के लिए हेल्ड किया हुआ है, कार हो गया, हाउस हो गया, या उसको मैंने ऑफिस में यूज करने के लिए हेल्ड किया हुआ है, कंप्यूटर, फर्नीचर, प्रिंटर, राइट। ये सारे पीपीई है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो पहली कंडीशन है बेटा कि वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होना चाहिए, मतलब डेप्रिसिएबल असेट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है बेटा, दूसरी कंडीशन है कि उसकी यूजफुल लाइफ 12 महीने से ज्यादा होना चाहिए, राइट, मतलब मोर देन 1 ईयर होना चाहिए। अगर 1 ईयर से कम है तो आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, वो उसको पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दोगे, ठीक है बेटा। आ जाओ, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने किया था कि हम असेट के जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं ना, मतलब असेट एक ही है बेटा, लेकिन मान लो वो दो कंपोनेंट से बन रहा है। जैसे हमारे घर में इन्वर्टर होता है, साथ में बैटरी होती है ना, दोनों एक साथ काम करेंगे तभी वो हमारा काम होता है। बैटरी अकेले काम नहीं कर सकती, इन्वर्टर अकेले काम नहीं कर सकता, दोनों एक साथ मिलाएंगे तो काम होगा, लेकिन दो अलग अलग कंपोनेंट है, राइट। सिमिलरली बेटा कार और कार का इंजन दोनों अलग अलग कंपोनेंट है, पर दोनों अलग अलग काम नहीं कर सकते, दोनों को मिलाकर ही काम करना पड़ता है, राइट। तो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये बोलता है कि हम असेट के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स है ना, वो कंपोनेंट का डेप्रिसिएशन भी सेपरेट कर सकते हैं। यानी कार वाले केस में इंजन का अलग डेप्रिसिएशन करो और रिमेनिंग कार का अलग डेप्रिसिएशन करो, ठीक है। लेकिन दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम सारे कंपोनेंट का डेप्रिसिएशन सेपरेट करेंगे, राइट। कंडीशन नंबर 1, वो कंपोनेंट की जो कॉस्ट है बेटा वो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, मतलब बहुत छोटा सा कॉस्ट है एज कंपेयर टू द होल एसेट, राइट। अगर कंपोनेंट की कॉस्ट बहुत कम है बेटा तो आप लोग उस पर डेप्रिसिएशन सेपरेट मत करना, वो पूरे एसेट के साथ मिला के कर लेना, राइट। तो अगर कंपोनेंट की कॉस्ट सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू द होल एसेट, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बेटा कि वो जो कंपोनेंट है, मान लो दो कंपोनेंट है बेटा, तो दोनों कंपोनेंट की लाइफ डिफरेंट है, या दोनों पे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन डिफरेंट लग रहा है, डिफरेंट अप्लाई हो रहा है, राइट। इन दैट केस अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपको वो सारे कंपोनेंट का डेप्रिसिएशन अलग अलग करना पड़ेगा।
यानी इन्वर्टर और बैटरी वाले एग्जाम्पल में बैटरी का डेप्रिसिएशन अलग करो, इन्वर्टर का डेप्रिसिएशन अलग करो, बिकॉज कंडीशन नंबर 1, दोनों की कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, दोनों की कॉस्ट ज्यादा है कंपैरेटिवली। कंडीशन नंबर 2, दोनों की लाइफ भी डिफरेंट है बेटा। बैटरी की लाइफ बहुत कम होती है, 2-3 साल में बैटरी खराब हो जाती है, लेकिन इन्वर्टर 10-10 साल तक खराब नहीं होता है ना। तो दोनों को सेपरेटली डेप्रिसिएट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, यहां तक हमने किया था। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमने मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन देखा था, राइट। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन टोटल हमारे सिलेबस में बेटा 6 मेथड्स है। हाँ, वैसे एन्यूटी एन्यूटी मेथड और सिंकिंग फंड मेथड, राइट। अब थोड़ा कंफ्यूजन है बेटा इस पे कि हमारे सिलेबस में है कि नहीं, क्योंकि आईसीएआई का नोटिफिकेशन आया था 1 साल 1.5 साल पहले, राइट। ये दो दो मेथड हमने निकाल दिए हैं। अभी जो रिसेंट मॉड्यूल आया आईसीएआई का, उसमें से भी वो दोनों मेथड निकाल दिए हैं। तो हम लोग अभी अज्यूम कर रहे हैं कि आपको सिर्फ 6 मेथड है। आगे चल के अगर हमको मालूम पड़ेगा कि ये वाले मेथड भी है, एन्युटी मैंने वैसे आपको करा दिया है बेटा। सिंकिंग फंड हम लोग नहीं कर रहे हैं ये अज्यूम करके कि आपको सिलेबस में नहीं है। अगर हमको लगता है आगे चल के ये सिलेबस में है तो हम लोग कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। चलो, तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बेटा, इसमें पहला मेथड हमने देखा था स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। इसका हमने फॉर्मूला देखा था बेटा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है बेटा, सिंपल सा मेथड है। हाँ, और इसी के अंदर डेप्रिसिएशन का देखो, ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट लाने का फॉर्मूला है, डेप्रिसिएशन पर एनम। हाँ, अब डेप्रिसिएशन का रेट फाइंड आउट करना है, रेट यानी परसेंटेज फाइंड करना है बेटा। तो हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट लेंगे और अपॉन कॉस्ट इंटू 100 करेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, और एक चीज ध्यान में रखो बेटा, यहाँ पे कॉस्ट जो वर्ड है, हाँ देखो, हम जो 6 मेथड देखने वाले हैं बेटा, वो सारे के सारे 6 मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए 3 फैक्टर्स हम लोग यूज करते हैं। 3 फैक्टर्स मतलब 3 अमाउंट हम लोग यूज करते हैं बेटा। पहला अमाउंट कॉस्ट ऑफ असेट, दूसरा अमाउंट उसकी स्क्रैप वैल्यू, तीसरा अमाउंट लाइफ, राइट। ये 3 फैक्टर्स होना चाहिए हमारे पास, तो हम डेप्रिसिएशन किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो कॉस्ट है बेटा, आपको याद होगा हमने क्लास में किया था, कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो बेटा कॉस्ट के अंदर एक तो असेट की परचेज प्राइस आती है। मैं यहाँ पे बेटा एक बार लिख लेता हूँ, वापस से आपको रिवीजन हो जाएगा। कॉस्ट कैसे बनती है, हाँ, तो कॉस्ट में बेटा असेट का परचेज प्राइस लेने का, प्लांट खरीदा मान लो तो प्लांट की परचेज प्राइस ले लो। अगर हमको ट्रेड डिस्काउंट मिला है बेटा, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लेना। अगर गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दिया हुआ है असेट खरीदने के लिए, तो बेटा ये भी माइनस कर देना। ठीक है, उसके बाद जीएसटी, राइट, जीएसटी ऐड करना। इफ इफ क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल का मतलब होता है बेटा कि जीएसटी नॉन रिफंडेबल है। हाँ, जीएसटी हमने पे तो किया पर हमको वापस नहीं मिलने वाली है। बेटा वापस नहीं मिलने वाली है ना, तो ऐड करना, मैंने आपको बताया था। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस ऐड करना बेटा, अदर एक्सपेंसेस, राइट। अदर एक्सपेंसेस में मैंने बताया था आपको ट्रांसपोर्टेशन, राइट, लोडिंग, अनलोडिंग, हाँ, इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, राइट, एक्सेट्रा। और इसमें ट्रायल रन भी बेटा, ट्रायल रन। ट्रायल रन यानी असेट को जब हम पहली बार स्टार्ट करते हैं ना, तो हम देखते हैं प्रोडक्शन बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टेस्ट करते हैं ना। तो ये जो अमाउंट आती है बेटा, इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ असेट।
तो एग्जाम में हो सकता है कि आपको ये 4-5 अमाउंट देंगे, है ना, तो आपको ये प्लस माइनस करके कॉस्ट ऑफ असेट पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एसएलएम हो गया। एसएलएम में आपको याद रखना है कि डेप्रिसिएशन एवरी ईयर सेम होता है। ठीक है, अब बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि कौन से एसेट के लिए एसएलएम यूज करना। तो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, देखो 6 मेथड हम देखने वाले हैं। हाँ, तो 6 में से बेटा जो एसएलएम है उसमें डेप्रिसिएशन हर साल सेम होता है। दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बेटा, उसके अंदर डेप्रिसिएशन हर साल कम होता है। हाँ, बाकी जो मेथड्स है बेटा, और इसमें सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है, उसमें भी डेप्रिसिएशन हर साल कम होता है रिड्यूसिंग बैलेंस के जैसे। ये 3 हो गए बेटा। इसके अलावा जो 3 मेथड है ना, वो 3 मेथड में डेप्रिसिएशन का कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है कि बढ़ेगा या कम होगा, नहीं, ये फ्लक्चुएट हो सकता है। एसएलएम में हर साल सेम, रिड्यूसिंग बैलेंस सम ऑफ ईयर डिजिट में हर साल कम होगा, एवरी ईयर बेटा रिड्यूस होगा। बाकी के जो 3 मेथड है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, मशीन आवर मेथड, डिप्लीशन मेथड, इसमें कोई सीक्वेंस कोई ऑर्डर नहीं है। राइट, डेप्रिसिएशन कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, फ्लक्चुएट होगा। हाँ, अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि कौन सा मेथड कौन से एसेट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो सिंपल तरीका याद रखना बेटा, अगर आपको लगता है कि मुझे एसेट से बेनिफिट हर साल सेम मिलने वाला है, एसएलएम यूज करो। आपको लगता है कि बेनिफिट हर साल रिड्यूस होगा, राइट, तो बेटा आप रिड्यूसिंग बैलेंस यूज कर सकते हो, सम ऑफ ईयर डिजिट यूज कर सकते हो। आपको लगता है कि मेरा एसेट से जो बेनिफिट मिल रहा है, राइट, वो फ्लक्चुएट हो रहा है, तो फिर आप प्रोडक्शन यूनिट मेथड यूज करो, चलेगा। मशीन आवर मेथड यूज करो, चलेगा। राइट, डिप्लीशन मेथड जो है ना बेटा, वो सिर्फ उन्हीं असेट्स के लिए यूज होता है जो वेस्टिंग असेट्स है, जैसे कि ऑयल वेल, कोल माइन एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, चल, तो ये हमारा पहला मेथड हुआ। मेथड नंबर 2, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हाँ, अब इसका और एक नाम है बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, और एक नाम है इसका डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ठीक है, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोल सकते हैं। इसमें बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेट फाइंड आउट करते हैं, यानी परसेंटेज। ठीक है, तो 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू अपॉन कॉस्ट इंटू 100। यहाँ पे n यानी नंबर ऑफ ईयर्स, लाइफ की बात हो रही है बेटा। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया था बेटा कि एग्जाम में आपको आरबीएम मेथड में रेट फाइंड करने को नहीं आएगा। राइट, रेट आपको एग्जाम में 101% क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। या ये सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया कि कैसे रेट निकाला जाता है। ठीक है, हाँ, आगे इंटरमीडिएट में जब आप लोग आएंगे तो हो सकता है कि वहां पे आपको रेट निकालने आना चाहिए। ठीक है, एक बार रेट आ गया बेटा, फिर हम डेप्रीसिएशन का अमाउंट, हाँ, डेप्रीसिएशन का पर एनम अमाउंट हम लोग फाइंड करेंगे बेटा। कैसे फाइंड करेंगे, तो एसेट की कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पे कॉस्ट लिखा है बेटा, फर्स्ट ईयर है तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको याद होगा, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। ठीक है बेटा, हाँ, तो चलो, और एक चीज, ये हमारे 2 मेथड हो गए। एसएलएम में डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल कम होगा। राइट, फिर हमने इसका डिफरेंस देखा था बेटा। राइट, तो देखो डिफरेंस में क्या देखा था, एसएलएम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डेप्रिसिएशन पर एनम बेटा एसएलएम में कांस्टेंट होता है एवरी ईयर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डिक्रीज होता है। पॉइंट नंबर 2, एसएलएम सुटेबल है वैसे एसेट्स के लिए कि जिसको रिपेयर करना ही नहीं पड़ता है या बहुत कम करना पड़ता है। आरबीएम ऐसे एसेट्स के लिए यूज करते हैं बेटा कि जिसपे रिपेयर की कॉस्ट एवरी ईयर बढ़ते जाती है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे होता है। मान लो परसेंटेज दिया हुआ है आपको 20% बेटा,
तो 20% आपने एवरी ईयर ओरिजिनल कॉस्ट पे लेना, राइट। लेकिन जो आरबीएम मेथड है बेटा, इसमें हम डेप्रिसिएशन हमेशा बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ईयर कॉस्ट पे करते हैं और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हम लोग बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, फॉर्मूला देखा था बेटा। हाँ, तो वही फॉर्मूला है जो हमने अभी ऊपर देखा, एसएलएम का कॉस्ट, अच्छा रेट का फॉर्मूला है बेटा ये, राइट। तो डेप्रिसिएशन पर एनम परसेंटेज का फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन पर एनम अपॉन कॉस्ट इनटू 100, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया वही है। और आरबीएम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू अपॉन कॉस्ट इनटू 100, ठीक है। चलो नंबर 5 बेटा, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इजी है एसएलएम के अंदर, आरबीएम में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट। तो और एक चीज बेटा याद रखो, एग्जाम में आपको ट्रू और फॉल्स आएंगे 10 से 12 मार्क के, ठीक है। विथ रीजन डालना है आपको, और कंपलसरी एक या दो डिफरेंस बिटवीन आपको आएंगे, कंपलसरी, राइट। इसके अलावा फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने के लिए। तो थ्योरी के अंदर इतना आएगा कंपलसरी, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चल आ जाओ बेटा, हमारा तीसरा मेथड है मेथड नंबर 3, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। प्रोडक्शन यूनिट मेथड, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं बेटा, पीयूएम, पुम पम, राइट। जो बोलना है बोल सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। अब देखो आपको याद होगा बेटा, वेरी सिमिलर टू स्ट्रेट लाइन मेथड। हाँ, कॉस्ट लेंगे, स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे बेटा, और डिवाइड करेंगे लाइफ इन यूनिट से, डिवाइड करेंगे लाइफ इन यूनिट से। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है बेटा, एसएलएम में क्या होता है, एसएलएम में हम लोग लाइफ इन ईयर्स से डिवाइड करते हैं। तो यहां पे हमको डिवाइड करना है लाइफ इन प्रोडक्शन यूनिट, राइट। अगर मैं ब्रैकेट सॉल्व करता हूं ना बेटा, तो हमको डेप्रिसिएशन पर यूनिट मिलता है, लेकिन हमको फाइंड करना है डेप्रिसिएशन पर एनम, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन दैट ईयर, राइट। जिस ईयर का डेप्रिसिएशन मैं फाइंड कर रहा हूं बेटा, उस ईयर में कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ उससे मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वेरी सिंपल। अच्छा, हमारे पहले 3 मेथड हुए बेटा, स्ट्रेट लाइन हुआ, रिड्यूसिंग बैलेंस हुआ, प्रोडक्शन यूनिट मेथड हुआ। ये तीनों मेथड जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर रेकमेंडेड मेथड बेटा। AS10 आप लोग पढ़ोगे ना, तो उसमें ये 3 मेथड रेकमेंड किए हुए हैं। ये भी ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मेथड नंबर 4, मेथड नंबर 4 है बेटा मशीन आर मेथड। मशीन आर मेथड, अब ये मेथड बेटा वेरी सिमिलर एमएचएम, हाँ। दिस मेथड इज अगेन वेरी सिमिलर टू स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। देखो बेटा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड करेंगे लाइफ इन मशीन आवर्स, लाइफ इन मशीन आवर्स से डिवाइड करेंगे बेटा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूंगा ना, तो मुझे मुझे डेप्रिसिएशन 1 आवर का मिलेगा। जैसे प्रोडक्शन यूनिट मेथड का ब्रैकेट सॉल्व किया तो डेप्रिसिएशन पर यूनिट मिलता है ना, तो मशीन आवर मेथड में जो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, तो हमको डेप्रिसिएशन 1 मशीन आवर का मिलेगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, नंबर ऑफ मशीन आवर्स रन इन दैट ईयर। जिस ईयर का डेप्रिसिएशन मुझे फाइंड करना है, उस ईयर में कितने मशीन आवर्स का काम हुआ, मुझे उस आवर्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बेटा। तो मुझे मिल जाएगा डेप्रिसिएशन पर एनम। डन, ये हो गया हमारा नंबर 4। मेथड नंबर 5 है बेटा डिप्लीशन मेथड, राइट। डिप्लीशन मेथड कौन से असेट्स के लिए यूज होता है, वेस्टिंग असेट्स,
वेस्टिंग असेट्स कौन से है बेटा? ऑयल वेल, तेल का कुआं, राइट, या फिर कोल माइंस। मैंने एग्जाम्पल लिया है कोल माइन का। जो भी माइंस है, गोल्ड माइन, डायमंड माइन, कोई भी माइंस है बेटा, उसके लिए हम लोग ये वाला मेथड यूज करते हैं। ये भी बेटा एसएलएम के जैसा ही है, स्ट्रेट लाइन मेथड के जैसा ही है, राइट। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। मान लो अगर ऑयल वेल का एग्जाम्पल है, हाँ, तो टोटल टोटल ऑयल इन वेल, मुझे डिवाइड करना है वो वेल में ऑयल कितना लीटर है, वो नंबर ऑफ लीटर से डिवाइड करना है। अगर कोल माइन का डेप्रिसिएशन कर रहे हो बेटा, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा वो माइन में कितना कोल है, कितना टन कोल है। हाँ, मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं ऑयल वेल का, राइट। अब अगर मैं ये ब्रैकेट सॉल्व करूंगा ना बेटा, तो मुझे 1 लीटर ऑयल निकालने का डेप्रिसिएशन मिलेगा। पर मुझे डेप्रिसिएशन 1 लीटर का नहीं चाहिए बेटा, डेप्रिसिएशन मुझे चाहिए पर एनम का, राइट। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नंबर ऑफ लीटर ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्टेड इन दैट ईयर। जिस ईयर का मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा, उस ईयर में कितना ऑयल हमने एक्सट्रैक्ट किया, राइट। अगर आप देखो बेटा, तो मेथड नंबर 3, 4, 5 वेरी सिमिलर। हाँ, प्रोडक्शन यूनिट मेथड में ब्रैकेट सॉल्व करने पर मुझे 1 यूनिट का डेप्रिसिएशन मिलता है, राइट। फिर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा उस ईयर में कितने यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। मेथड नंबर 4 मशीन आवर मेथड है। ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो मुझे 1 मशीन आवर का डेप्रिसिएशन मिलेगा। हाँ, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस ईयर में मैंने कितने मशीन आवर का काम किया है, ठीक है। और मेथड नंबर 5 बेटा डिप्लीशन मेथड है। जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो मुझे 1 लीटर ऑफ ऑयल या 1 टन ऑफ कोल का डेप्रिसिएशन मिलेगा, राइट। तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस ईयर में मैंने कितना ऑयल निकाला कुएं में से, या माइन में से कितना टन कोल निकाला, उससे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो हमको डेप्रिसिएशन पर एनम मिल जाएगा। चल, लास्ट मेथड बेटा हमारा मेथड 6, सम ऑफ years digit मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, राइट। तो इसमें हमने क्या किया था बेटा, एक तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। आप लोग याद रखना बेटा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू यानी डेप्रिसिएबल अमाउंट होता है, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं रिमेनिंग लाइफ अपॉन सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स से, ठीक है। तो इससे हमको मिल जाता है डेप्रिसिएशन पर एनम। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। मान लो एसेट की कॉस्ट है 1 लाख, एसेट की कॉस्ट है बेटा 1 लाख, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू है 40,000 और उसकी लाइफ है 3 ईयर, ठीक है। मान लो ये अपना क्वेश्चन है बेटा। हाँ, तो देखो हम क्या करेंगे, हमको डेप्रिसिएशन फाइंड करना है ईयर 1 का, ईयर 2 का और ईयर 3 का, क्योंकि 3 ईयर्स लाइफ है ना, राइट। तो हम क्या करेंगे बेटा, कॉस्ट 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 40,000, मतलब 60,000 लेंगे। सेकेंड ईयर में भी ये 60,000 होगा बेटा, थर्ड ईयर में भी ये 60,000 होगा, राइट। अब देखो मल्टीप्लाई किससे करना है। हाँ, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे अगर देखो आप, तो रिमेनिंग लाइफ, हाँ रिमेनिंग लाइफ अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पे रिमेनिंग लाइफ है 3, राइट। रिमेनिंग लाइफ है बेटा 2 और यहाँ पे रिमेनिंग लाइफ है 1। न्यूमरेटर हो गया,
अब डिवाइड करना है बेटा सम ऑफ ईयर डिजिट्स से, डिवाइड करना है किससे, सम ऑफ ईयर डिजिट्स से। डिवाइड किससे करना है बेटा, सम ऑफ ईयर डिजिट से डिवाइड करना है। सम ऑफ ईयर डिजिट कैसे आएगा बेटा, तो हमारी लाइफ असेट की 3 इयर्स है ना, तो 3 + 2 + 1 कर लेना। इसको कहा जाता है सम ऑफ ईयर डिजिट। अगर लाइफ 4 इयर्स है बेटा, तो 4 + 3 + 2 + 1 कर लेना। हाँ, तो डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6, डिवाइड बाय 6। इसको आप सॉल्व कर लो, आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, राइट। तो 60,000 इंटू 3/6 किया बेटा, तो 30,000 डेप्रिसिएशन आएगा फर्स्ट ईयर। उसके बाद 20,000 डेप्रिसिएशन आएगा बेटा सेकेंड ईयर। 10,000 डेप्रिसिएशन आएगा थर्ड ईयर, राइट। देखो डेप्रिसिएशन हर साल रिड्यूस हो रहा है। मैंने बताया था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ये दोनों मेथड में डेप्रिसिएशन एवरी ईयर रिड्यूस होगा। रिड्यूस होगा मतलब रिड्यूस होगा कंपलसरी, राइट। और हमारे जो मेथड नंबर 3, 4 और 5 है बेटा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कोई ऑर्डर नहीं है, ये हर कभी भी बढ़ेगा कभी कम होगा। हाँ, मेथड 3 में डिपेंड करेगा आपका प्रोडक्शन हर साल कितना है, उस पर डिपेंड करेगा डेप्रिसिएशन। मेथड 4 में कितना मशीन आवर काम कर रहे हो आप लोग, उस पर डेप्रिसिएशन डिपेंड करेगा। मेथड 5 में कितना ऑयल आपने कुएं में से निकाला, उस पर डिपेंड करेगा डेप्रिसिएशन कितना है, राइट। तो चलो बेटा, ये अपना हो गया मेथड 6 हो गया बेटा। हाँ, अब ये 6 मेथड हमने देख लिए। इसके बाद आपको याद होगा हमने जर्नल एंट्रीज देखी थी बेटा, जर्नल एंट्रीज देखी थी। अब किसी भी मेथड से, 6 के 6 मेथड से बेटा जर्नल एंट्री पास करने के 2 तरीके हैं। आपको देखना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज, पहले मैं ले रहा हूं नॉट मेंटेन्ड, ठीक है बेटा। और दूसरे में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। हाँ, तो बेटा 2 तरीके से डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग हो सकती है। पहला तरीका क्या है बेटा, कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन किया हुआ है, राइट, नहीं मेंटेन किया हुआ है बेटा। हाँ, और यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। तो अगर बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया है, तो हमारी फर्स्ट एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट अकाउंट। यानी बेटा हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन की अमाउंट को असेट में से माइनस करेंगे। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम मेंटेन करते हैं बेटा, तो एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेबिट वाला पार्ट तो सेम है, सिर्फ क्रेडिट वाला पार्ट हमारा चेंज होगा बेटा। हाँ, तो यहां पे हम एसेट को क्रेडिट नहीं करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है बेटा। अगर मैं आपको बैलेंस शीट का पोजीशन बताऊं ना, तो यहां पे क्या होगा बेटा, अगर मैंने ये टेक्निक फॉलो किया ना, तो मान लो मेरा प्लांट है, तो प्लांट में से मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा और बुक वैल्यू बाहर दिखेगी। लेकिन अगर मैं ये टेक्निक फॉलो कर रहा हूं बेटा, अगर ये टेक्निक फॉलो कर रहा हूं ना, तो प्लांट में से मुझे डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना है, मुझे वो डेप्रिसिएशन को लाइबिलिटी साइड दिखाना है। कौन से अकाउंट में दिखाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाना है। दिस इज द मेजर डिफरेंस अंडर दीज 2 मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, राइट। आपके माइंड में चल रहा होगा सर कौन सा मेथड सुटेबल है। बेटा दोनों मेथड सुटेबल है, आपको जो फॉलो करना है आप फॉलो करो। मुझसे पूछेंगे ना कौन सा मेथड बेटर है, तो बेटा मैं बोलूंगा ये वाला तरीका बेटर है। कौन सा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना, ये बेटर है। वैसे कौन सा सही है कौन सा गलत ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, दोनों ही मेथड चलता है, ठीक है बेटा। दूसरी एंट्री दोनों मेथड में सेम है। दूसरी एंट्री कौन सी करते हैं बेटा हम लोग, डेप्रिसिएशन जो डेबिट किया है ना उसको क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। ये वाली एंट्री दोनों मेथड में
सेम है, शेम टू शेम है। ठीक है बेटा, तो ये होगी हमारी एंट्रीज। आ जाओ, इसके बाद हमने किया था बेटा चेंज इन एस्टीमेट, राइट। अब फ्रेंड समझना, हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट, लाइफ और स्क्रैप वैल्यू, ये 3 वेरिएबल्स की नीड होती है, राइट। इसमें से कॉस्ट जो होता है बेटा, ये तो एक्चुअल होता है, क्योंकि हम लोग आज जो एसेट खरीद रहे हैं पेमेंट कर कर, वो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, राइट। तो कॉस्ट कभी एस्टिमेट नहीं हो सकती। बाकी जो 2 फैक्टर्स है, जैसे लाइफ और स्क्रैप वैल्यू, ये हमको एस्टिमेट करना पड़ता है, राइट। जैसे अगर मैं आज एसेट खरीद रहा हूं तो वो एसेट की लाइफ कितनी रहेगी, ये मुझे एस्टिमेट करना पड़ेगा। स्क्रैप वैल्यू, लाइफ खत्म होने के बाद मैं एसेट को कितने में सेल करूंगा, उसको हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, राइट। तो ये भी हमको एस्टिमेट करना पड़ेगा। अब ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि अभी हमने कोई लाइफ और स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेट किया हुआ है, राइट, एसेट खरीदने के टाइम पर, एंड लेटर ऑन आफ्टर 2-3 इयर्स हमको लगता है कि जो हमारा ओरिजिनल एस्टिमेट था वो एस्टिमेट रॉन्ग था, राइट। और लाइफ ओरिजिनल एस्टिमेट से डिफरेंट है। मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो फ्रेंड्स कि हमारे पास, हमने कोई एक प्लांट खरीदा और हमने उसका लाइफ एस्टिमेट किया है 10 इयर्स, राइट। अब 3 इयर्स के बाद, राइट, 3 इयर्स के बाद हमको लगता है कि अब ये एसेट की रिमेनिंग लाइफ 7 नहीं है, 8 है, या 7 नहीं है, 6 है, राइट। तो आप इमेजिन करो कि अगर 10 इयर्स मैंने लाइफ एस्टिमेट किया था ओरिजिनल, और 3 इयर्स हो गए, तो रिमेनिंग तो 7 होना चाहिए। पर हमको उस मोमेंट पे 3 इयर्स के बाद हमको लग रहा है कि रिमेनिंग लाइफ 7 नहीं, 7 से ज्यादा है या 7 से कम है। दोनों पॉसिबिलिटी है। इन दैट केस हम बोलेंगे एस्टिमेट चेंज हो रहा है, राइट। अब जब भी एस्टिमेट चेंज होता है फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट करते हैं प्रोस्पेक्टिवली। रिकैलकुलेट करते हैं प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब जिस मोमेंट पे, जिस टाइम पे एस्टिमेट चेंज हुआ, उसके आगे से उसके आगे से हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट करेंगे। मतलब सिंपल है कि हमारे एग्जाम्पल में एसेट की लाइफ हमने एस्टिमेट की थी 10 इयर्स, 3 इयर्स हो चुके हैं, राइट। 3 इयर्स में आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है उसको वैसे ही रखेंगे, राइट। इट विल नॉट गोइंग टू चेंज, हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। 4th ईयर ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट होगा, राइट, यूजिंग न्यू रिमेनिंग लाइफ। आई रिपीट, यूजिंग न्यू रिमेनिंग लाइफ, राइट। तो अब कैसे इसको करना है, इसके कुछ स्टेप्स में बताता हूं, आप लोग ध्यान से देखना फ्रेंड्स। स्टेप नंबर 1, calculate depreciation using old estimate till the date of change in estimate, right। जो मैंने एग्जांपल लिया फ्रेंड्स, अगर वो एग्जांपल के हिसाब से जाते हैं, राइट, तो मान लो कि एसेट की लाइफ मैंने एस्टिमेट किया था 10 इयर्स, 3 इयर्स हो चुके हैं, राइट। और 4th ईयर के बिगिनिंग में हमको लग रहा है कि लाइफ जो हमने 10 इयर्स ओरिजिनल एस्टिमेट की थी और रिमेनिंग अब बची है 7 इयर्स, तो हमको लग रहा है कि रिमेनिंग अब 7 नहीं रहेगी, रिमेनिंग अब 8 रहेगी। मतलब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ विल बी नॉट 7 इयर्स बट 8 इयर्स, राइट। तो अब ये एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझो फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा हमारा, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन यूजिंग ओल्ड एस्टिमेट, राइट। ओल्ड एस्टिमेट्स के हिसाब से हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा टिल टिल द डेट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट। तो जिस दिन हमारा एस्टिमेट चेंज हुआ उस दिन तक का हमको डेप्रिसिएशन ओल्ड एस्टिमेट से कैलकुलेट करना है। मतलब 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन हमारा ओल्ड एस्टिमेट से कैलकुलेट होगा, राइट। स्टेप नंबर 2, हम क्या करेंगे, जिस दिन हमारा एस्टिमेट चेंज हुआ, यानी 4th ईयर के बिगिनिंग में, राइट, उस दिन हम फ्रेंड्स हमारे एसेट का बुक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उस दिन का बुक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे, हम लोग एसेट की कॉस्ट बताएंगे, ओरिजिनल कॉस्ट, राइट। इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल चेंज इन एस्टिमेट, राइट। मतलब सिंपल है, 3 साल हो चुके हैं फ्रेंड्स, एसेट परचेज किया था तब से लेकर तो आज तक 3 इयर्स हो चुके हैं। तो 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन टोटल एक्यूमुलेटेड हमको लेस करना है।
तो हमको फ्रेंड्स आज की बुक वैल्यू मिल जाएगी, आज की बुक वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो जब हम डेप्रिसिएशन 4th ईयर से रिकैलकुलेट करने वाले हैं तो आपको ये बुक वैल्यू को कॉस्ट मानना है, राइट। फॉर्मूले के अंदर इस बुक वैल्यू को हम कॉस्ट मानेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 3, हमको फ्रेंड्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमको पॉइंट नोट करना है, वी नीड टू फाइंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, राइट। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, अगर स्क्रैप वैल्यू चेंज हो रहा है तो नया स्क्रैप वैल्यू, आई रिपीट, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ फाइंड करो, और अगर स्क्रैप वैल्यू चेंज हो रही है तो नया स्क्रैप वैल्यू कितना है देखो, ठीक है। और ये हमको करना है फ्रेंड्स एज पर न्यू एस्टिमेट, राइट। तो हमारे एग्जाम्पल में रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 7 ईयर्स होना चाहिए था एज पर ओरिजिनल एस्टिमेट, लेकिन हमको लग रहा है 4th ईयर के बिगिनिंग में कि रिमेनिंग लाइफ 7 नहीं 8 है, राइट। तो अब हम लोग हमारा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 8 ईयर्स मान के चलेंगे। स्टेप नंबर 4, हमको डेप्रिसिएशन रिवाइज्ड कैलकुलेट करना है, राइट। अब ये डेप्रिसिएशन जो हम फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, ये 4th ईयर ऑनवर्ड्स हम अकाउंट्स में चार्ज करेंगे, 4th ईयर ऑनवर्ड्स, राइट। अब फॉर्मूला हमारा वही एसएलएम का फॉर्मूला है, कॉस्ट हम लोग ले रहे हैं, राइट, माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। हमारा जो एसएलएम का फॉर्मूला था फ्रेंड्स, एसएलएम के फॉर्मूले में हम कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ करते थे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, कॉस्ट की जगह पर हम लोग बुक वैल्यू लिखेंगे। कौन सी बुक वैल्यू? जो हमने स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट किया था, ये वाला बुक वैल्यू, राइट। और स्क्रैप वैल्यू आप लोगे न्यू एस्टिमेट के हिसाब से, जो स्क्रैप वैल्यू है। अगर एज पर न्यू एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू हमारे पास नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, इट मीन स्क्रैप वैल्यू का एस्टिमेट चेंज नहीं हुआ है। अब ओल्ड वाला स्क्रैप वैल्यू ही माइनस कर देना, राइट। डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, और वो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर न्यू एस्टिमेट लेना है, राइट। हमारे एग्जाम्पल में 8 ईयर्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ जो डेप्रिसिएशन आएगा वही डेप्रिसिएशन हम लोग 4th ईयर ऑनवर्ड्स रिमेनिंग 8 ईयर्स तक चार्ज करेंगे। चौथे साल से रिमेनिंग 8 ईयर्स तक यही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है बेटा। तो देखो, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें बेटा स्टेप नंबर 1, हम डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे ओल्ड मेथड से। कब तक फाइंड करेंगे? जब तक हमारा, जिस दिन हमारा मेथड चेंज हो रहा है बेटा, उस दिन के पहले तक, मतलब उस दिन तक का डेप्रिसिएशन ओल्ड मेथड से करेंगे। स्टेप नंबर 2 बेटा, हमको बुक वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस दिन मेथड चेंज हुआ। मैंने एग्जांपल लिया था बेटा कि 5 साल लाइफ है मान लो एसेट की, 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन मुझे ओल्ड मेथड से करना है, ये मैंने स्टेप नंबर 1 में किया। उसके बाद मुझे बेटा बुक वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस दिन मेथड चेंज हो रहा है, और वो करने का सिंपल तरीका है, आप असेट की कॉस्ट में से 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, ठीक है। अब मुझे बुक वैल्यू मिल जाएगी बेटा। ये बुक वैल्यू किस दिन की बुक वैल्यू है? जिस दिन मेथड चेंज हुआ, इसको मैंने कॉस्ट मान लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा? अब क्या करेंगे? सिंपल है। स्टेप नंबर 3, फाइंड डेप्रिसिएशन यूजिंग न्यू मेथड, न्यू मेथड, राइट। नए मेथड से डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे, टेकिंग, टेकिंग क्या क्या लेके करेंगे बेटा? बुक वैल्यू लेंगे। किस दिन की बुक वैल्यू? ऑन द डेट ऑफ, ऑन द डेट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट, ऑन द डेट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट, यानी बेटा ये वाली बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू लेके करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा, उसके बाद और क्या क्या लेंगे? असेट की रिमेनिंग लाइफ लेंगे बेटा, असेट की रिमेनिंग लाइफ लेना, यहां पर भी हमको रिमेनिंग लाइफ लेना है।
हाँ, लेकिन यहाँ पे एस्टिमेट की बात नहीं हो रही है ना, तो फिर आप ये मत समझो कि नए एस्टिमेट के हिसाब से लेंगे। यहाँ पे ओल्ड और न्यू एस्टिमेट का सवाल ही नहीं है बेटा, यहाँ पे एस्टिमेट चेंज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एस्टिमेट लिखा ना, बेटा इसको थोड़ा करेक्शन करो। बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ चेंज इन मेथड, ऑन द डेट ऑफ चेंज इन मेथड, जिस दिन मेथड चेंज हो रहा है तब की बुक वैल्यू लो, मतलब ये वाली रिमेनिंग लाइफ लो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि मेथड चेंज हो रहा है और साथ साथ में लाइफ का एस्टिमेट भी चेंज हो रहा है। तो अगर साथ में एस्टिमेट भी चेंज हो रहा है बेटा, तो आपको याद रखना है रिमेनिंग लाइफ एज पर न्यू एस्टिमेट लेना, राइट। तो रिमेनिंग लाइफ एज पर न्यू एस्टिमेट, उसके बाद स्क्रैप वैल्यू, ये भी एज पर न्यू एस्टिमेट। ठीक है, अगर एस्टिमेट चेंज हो रहा है तो, हाँ, अगर चेंज हो रहा है तो। और हमको डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। कौन से मेथड से करना पड़ेगा? न्यू मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो मैंने एग्जांपल लिया था, मान लो एसेट की लाइफ 5 इयर्स है, पहले 2 साल मैंने रिड्यूसिंग बैलेंस से डेप्रिसिएशन किया, अब मुझे थर्ड ईयर से डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये बुक वैल्यू ले लूंगा, इसको कॉस्ट मान लूंगा, और रिमेनिंग लाइफ लेंगे एज पर न्यू एस्टिमेट, स्क्रैप वैल्यू लेंगे बेटा एज पर न्यू एस्टिमेट। ठीक है, और हमको फिर एसएलएम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला सर? यही फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर न्यू एस्टिमेट। ठीक है, अगर एस्टिमेट चेंज नहीं हो रहा है तो फिर वही अपना ओल्ड एस्टिमेट के हिसाब से जो रिमेनिंग लाइफ है वो ले लो, अगर एस्टिमेट चेंज नहीं हो रहा है तो। डन बेटा। उसके बाद हमने किया था रिवैल्यूएशन। ठीक है बेटा, तो देखो रिवैल्यूएशन में आपको याद रखना है कि ये रिवैल्यूएशन वेरी फर्स्ट टाइम हो रहा है, जिंदगी में पहली बार हुआ है रिवैल्यूएशन, या फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइम हो रहा है। या तो पहली बार रिवैल्यूएशन हो रहा है या तो सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन हो रहा है। सब्सीक्वेंट का मतलब होता है बेटा सेकेंड टाइम हो रहा है या थर्ड टाइम हो रहा है। हाँ, तो दोनों केसेस में एंट्री हमारी डिफरेंट रहेगी, ट्रीटमेंट डिफरेंट रहेगा बेटा। हाँ, तो याद रखो, अगर वेरी फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हो रहा है और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, हाँ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कब होता है बेटा? जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है। अपवर्ड का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ज्यादा है, बुक वैल्यू कम है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है, राइट। मैंने एग्जाम्पल देखो लिया था बेटा, मैंने एग्जाम्पल लिया था, मान लो मार्केट वैल्यू 1 लाख है, बुक वैल्यू 90,000 है, राइट। तो मार्केट वैल्यू ज्यादा है मतलब अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, और जब भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है बेटा तो हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है, राइट। कितना प्रॉफिट हुआ सर? तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लो, 1 लाख और 90,000 का डिफरेंस कितना हुआ बेटा? 10,000 हुआ। 10,000 इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, अब एंट्री कैसी बनेगी हमारी? तो सिंपल है बेटा, असेट की वैल्यू हमको बढ़ानी है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो सिंपल है, असेट को डेबिट करना पड़ेगा, है ना। और प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट तो क्रेडिट होगा ही, लेकिन क्रेडिट कौन से अकाउंट में जाएगा बेटा? रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में जाएगा। यानी एंट्री बन जाएगी हमारी एसेट अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 10,000। लेकिन अगर लॉस हो रहा है बेटा, रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन लॉस कब होता है सर? जब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होता है। डाउनवर्ड कब होता है? जब मार्केट वैल्यू कम है, असेट की मार्केट वैल्यू कम हो गई, है ना, बुक वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम हो गई बेटा। एग्जाम्पल देखना, मार्केट वैल्यू 1 लाख है और उसकी जो बुक वैल्यू है ना असेट की, वो उससे ज्यादा है, 1,10,000 है, तो मार्केट वैल्यू कम है, मार्केट वैल्यू कम तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, मतलब लॉस हुआ बेटा। कितना लॉस हुआ? 10,000 का लॉस हुआ। इसका डिफरेंस देख लेना आप लोग, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू का डिफरेंस देख लेना, 10,000 का लॉस हुआ बेटा। अब सिंपल है बेटा, असेट की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, तो असेट को क्रेडिट करना पड़ेगा। हाँ, और लॉस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट होगा, तो एंट्री बन जाएगी बेटा हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। अगर किसी के माइंड में आ रहा है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट क्यों नहीं किया सर यहाँ पे, तो सिंपल है बेटा, इतना याद रखना, पहले जब प्रॉफिट हुआ बेटा, प्रॉफिट हुआ तो हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट किया, है ना। क्रेडिट किया इसका मतलब वो रिजर्व का अकाउंट ओपन किया, राइट।
ओपन किया बोलो या बढ़ाया बोलो, हाँ। लेकिन जब लॉस हुआ बेटा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व का अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते। क्यों डेबिट नहीं कर सकते? क्योंकि डेबिट करने का मतलब होता है कम करना। रिजर्व डेबिट करना मतलब कम करना। तो जब अमाउंट है ही नहीं हमारे पास तो कम कैसा कर सकते बेटा हम लोग, है ना। नहीं है तो इंक्रीज हो सकता, लेकिन अगर नहीं है तो डिक्रीज नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, दैट्स वाई हमने पी एंड एल अकाउंट डेबिट किया था। तो फर्स्ट रिवैल्यूएशन हुआ तो ये ट्रीटमेंट आपको याद रखना है। उसके बाद बेटा सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि उसी एसेट का सेकेंड टाइम रिवैल्यूएशन हुआ, 1 साल बाद, 2 साल बाद, राइट। तो इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है बेटा कि पहली बार जब रिवैल्यूएशन हुआ था ना तो प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था। आई रिपीट, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पहली बार जब रिवैल्यूएशन हुआ था तो प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था। ठीक है बेटा, तो मैंने दोनों सिनेरियो यहां पे कवर किए हैं। हाँ, तो पहले हम क्या देख रहे हैं बेटा कि फर्स्ट रिवैल्यूएशन जब हुआ था ना तो मान लो लॉस हुआ था, राइट। फिर यहां पे मैंने फिर कवर किया है कि जब फर्स्ट रिवैल्यूएशन हुआ था तो प्रॉफिट हुआ था। दोनों मैंने यहाँ पे सिनेरियो कवर किए हैं। तो अभी खाली ये समझो बेटा कि पहली बार मान लो लॉस हुआ था, लॉस हुआ था तो आपने एंट्री क्या पास की होंगी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट, आपने ये एंट्री पास की होंगी, है ना। अब अगर सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन हो रहा है तो सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो बेटा लेफ्ट वाला पार्ट देखो, ये वाला मेरा माउस पॉइंटर को फॉलो करना, लेफ्ट साइड वाला पार्ट देखो। मान लो बेटा सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन भी लॉस हुआ, मतलब फर्स्ट ईयर में भी लॉस हुआ था, सेकेंड ईयर में भी फिर वापस लॉस हुआ बेटा, तो फिर एंट्री सेम पास करने की। पहले साल भी लॉस, सेकेंड ईयर भी लॉस, एंट्री सेम पास करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, हमको ध्यान कब रखना है बेटा कि जब सब्सीक्वेंट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है, मतलब पहले साल तो लॉस हुआ, सेकेंड ईयर में बेटा प्रॉफिट हो रहा है, तब मुझे ध्यान रखना है। पहले साल लॉस, सेकेंड ईयर भी लॉस, सेम एंट्री पास करो, टेंशन लेने का नहीं, राइट। लेकिन पहले साल लॉस और सेकेंड ईयर प्रॉफिट हो रहा है बेटा तो मुझे एंट्री बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। हाँ, अब मेरी एंट्री कैसी बनेगी, तो सेकेंड ईयर में अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ बेटा, प्रॉफिट हुआ तो मुझे एसेट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। एसेट अकाउंट डेबिट किया मैंने, मान लो 15,000 से अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, तो एसेट अकाउंट डेबिट किया 15,000, तो ऑब्वियसली मुझे क्रेडिट भी करना पड़ेगा 15,000 से, राइट। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये बोलता है बेटा कि फर्स्ट टाइम जब रिवैल्यूएशन हुआ था ना तो आपने पी एंड एल को डेबिट कितना किया था, 10,000। तो अब जब प्रॉफिट हो रहा है ना तो ये कंपनसेट करो, सेट ऑफ करो, मतलब जितना पी एंड एल डेबिट हुआ था उतना पी एंड एल क्रेडिट करो। ये डेबिट से हटाओ, डेबिट से कैसे हटाएंगे बेटा, तो पी एंड एल क्रेडिट करेंगे ना, डेबिट से वो हट जाएगा। ठीक है, अब बचा हुआ 5,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व को डाल दो। ठीक है, चल अगर बेटा फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम प्रॉफिट हुआ था 10,000 का फर्स्ट ईयर में, तो मैंने एंट्री पास की थी बेटा एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 10,000, है ना, फर्स्ट टाइम वाली। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में अगर फिर से प्रॉफिट हो रहा है, राइट, राइट हैंड साइड देखना बेटा, राइट हैंड साइड देखो, मेरे माउस पॉइंटर को फॉलो करना। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ, सेकेंड ईयर में फिर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सेम एंट्री पास करना बेटा। देख लो सेकेंड ईयर में वही एंट्री आएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट 15,000। हाँ, यहां मैंने बोला था बेटा फर्स्ट ईयर लॉस, सेकेंड ईयर लॉस, सेम एंट्री, राइट। लेकिन फर्स्ट ईयर लॉस और सेकेंड ईयर प्रॉफिट, तो मुझे पहले जो पी एंड एल डेबिट हुआ था ना उसको वहां से हटा के पी एंड एल क्रेडिट करना पड़ेगा, उतना ही। सेम ट्रीटमेंट यहां पर भी है बेटा, पहले साल प्रॉफिट, दूसरे साल भी प्रॉफिट, तो सेम एंट्री पास कर लेने का। ठीक है, कुछ नया ट्रीटमेंट लेना नहीं है। लेकिन बेटा पहले साल प्रॉफिट हुआ और सेकेंड ईयर लॉस हुआ, लेफ्ट हैंड साइड देखो, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, सेकेंड ईयर लॉस हो रहा है यानी मुझे असेट को तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा। द क्वेश्चन इज कि मैं डेबिट क्या करूं, राइट। तो एस 10 बोलता है पहले साल जब प्रॉफिट हुआ था तो आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व को कितना क्रेडिट किया था, हाँ,
जितना क्रेडिट किया था ना रिवैल्यूएशन रिजर्व को बेटा, उतना अभी आपको डेबिट करना है, राइट। तो 10,000 मैंने डेबिट किया था रिवैल्यूएशन रिजर्व को, और बचा हुआ 5,000, कि मेरा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ ना बेटा सेकेंड ईयर में, तो 15,000 से असेट की वैल्यू कम हो गई, तो मैंने असेट को 15,000 क्रेडिट किया है, तो मुझे डेबिट भी तो 15,000 करना पड़ेगा ना। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट किया 10,000, और बचा हुआ 5,000 मुझे P&L को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, राइट। तो यहां पे हमारा रिवीजन एंड होता है बेटा। मैंने ट्राई किया है कि सारे पॉइंट्स, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आपको वो लोग ये सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन वाला पूछेंगे। ठीक है, आपको फर्स्ट रिवैल्यूएशन अच्छे से याद करके जाना है। इस पर बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है फर्स्ट रिवैल्यूएशन के ऊपर। सिंपल है ना बेटा, प्रॉफिट हो रहा है मेरा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व करो, लॉस हो रहा है तो फिर P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट करो, राइट। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा, ट्रू और फॉल्स भी आ सकता है। ठीक है, चलो। तो चलो फ्रेंड्स, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा अच्छे से, राइट। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आपका डाउट बताओ, मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। और फ्रेंड्स, आप इसको शेयर करो ये वीडियो को, ताकि इसका बेनिफिट दूसरे आपके जो फ्रेंड्स वगैरह है उनको भी मिल सके, राइट, और मैं भी मोटिवेट हो सकूं, राइट। तो चलो क्लास एंड करते बेटा, थैंक यू एंड टेक केयर।